हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आपने पहले वीडियो देख ली होगी। तो हमने जो है सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया है और सेकंड चैप्टर के 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। थर्ड वीडियो आज आ जाएगी। तो बिफोर स्टार्टिंग मैं आपसे बस इतना पूछना चाहूँगी कि क्या आपने पहली वीडियोस देखी है। इफ़ यू हैड सीन तो क्या आपने मुझे क्वेश्चंस के आंसर्स किए हैं। मैंने वीडियोस में ना क्वेश्चंस पूछे आपको कि आप जब भी वीडियो देखोगे तो उन क्वेश्चंस के आंसर कर दो, ठीक है। अब जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब कर दोगे, वीडियो एंड तक देखोगे, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दोगे, और अगर आपको कुछ कमेंट करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दो ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू वन थिंग कि आई वाज थिंकिंग फॉर स्टार्टिंग विद द नीट सिलेबस ऑल्सो। सो जो नीट सिलेबस होगा आपका, नीट सिलेबस में हम चैप्टर वाइज ही स्टार्ट करेंगे। सो उसके लिए जो है मुझे चाहिए कि आप लाइव कब अवेलेबल हो। लाइक नीट सिलेबस जो है मुझे लाइव क्लासेस में कंटिन्यू करना है। आप जो भी प्लेटफॉर्म मुझे बोलो वहाँ पे हम लाइव स्टार्ट कर सकते हैं। वी कैन स्टार्ट ऑन जूम, वी कैन स्टार्ट ऑन यूट्यूब पे भी हम लाइव स्टार्ट कर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में मुझे आपका टाइमिंग्स बता दो कि आप कौन से टाइमिंग पे यूट्यूब लाइव के लिए अवेलेबल हो, तो हम जो है नीट की क्लासेस शुरू कर सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी कमेंट में मुझे बता दो, बिकॉज वी हैव टू स्टार्ट विद द नीट सिलेबस। या आपको नीट का भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स चाहिए तो आप मुझे वो भी बता दो कि मैम नीट का भी रिकॉर्डेड लेक्चर ही चाहिए, तो मैं आपको रिकॉर्डेड दे दूंगी। बट मेरी प्रेफरेंस के हिसाब से मैं अगर बोलूँगी तो यू शुड गो विद द लाइव ओनली, बिकॉज लाइव क्लासेस इसीलिए बोल रही हूँ बिकॉज वहाँ पे जो है आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बिकॉज नीट का सिलेबस जो है आपके नॉर्मल सिलेबस से थोड़ा अलग है। एंड नीट एनसीईआरटी रीडिंग इज ऑल्सो द वास्ट थिंग, बिकॉज आपको एनसीईआरटी की रीडिंग के एक एक जो है वर्डिंग समझ में आने चाहिए। तो उसके लिए जो है हम लाइव प्रेफर ज़्यादा करेंगे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि मैम हमें ये टाइम पे यूट्यूब लाइव सही रहेगा, तो आप ये टाइम पे यूट्यूब लाइव कंडक्ट कीजिए, तो हम जो है ये टाइम पे अटेंड कर पाएंगे। इवन टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो ग्रुप पे कि मैम ये वाला टाइम सुटेबल होगा। और अगर आपको पीडीएफ और नोट्स चाहिए तो वो टेलीग्राम पे अपलोड हो जाती हैं। तो जल्दी से जल्दी क्या करोगे, टेलीग्राम के लिंक ज्वाइन कर लोगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दोगे। चलो, बिफोर स्टार्टिंग लेट मी आस्क यू वन थिंग। कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बता दो कि क्या पिछला वीडियो क्लियर हुआ है, क्या पिछला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। क्योंकि हमने क्या किया है, हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया। वी हैड स्टार्टेड विद सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। In this chapter, we had started about the living organism, we had studied about taxonomy, we had studied about classification. In that classification also we had studied about artificial, natural and phylogenetic. Now today we are going to start with the 3 domains of life. अब last time मैंने आपको बोला था कि हर एक organism के जो है relations होते हैं एक दूसरे के साथ में। लाइक अगर एक common ancestor है तो organism एक दूसरे के साथ में related होता है। तो हमने पढ़ा हुआ था लास्ट टाइम में कि एक ब्रांचिंग देखी थी हमने। इस ब्रांचिंग से हमने पता किया था कि यहाँ पे क्या होंगे, बैक्टीरिया, फिर ये थे आपके यूकैरिया, और यहाँ पे हमने देखा था कि आर्किया आ रहे थे, राइट। यहाँ पे हमने क्या देखा था कि आर्किया, यहाँ पे कौन से ऑर्गेनिजम्स देखे थे, आर्किया। नाउ यूकैरिया और आर्किया जो है एक दूसरे से थोड़े बहुत रिलेटेड है। बैक्टीरिया इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम आर्किया। बैक्टीरिया और आर्किया दोनों अलग अलग हैं। हाँ, दोनों के एंसेस्टर, तीनों के कॉमन एंसेस्टर, तीनों एंसेस्टर क्या है, कॉमन है। बट तीनों क्या है, ये दोनों एक दूसरे से अलग है, बट ये जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है। कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड होने का मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट्स से हमारे पेरेंट्स हैं। नाउ पापा एंड चाचा इज एक दूसरे से रिलेटेड, करेक्ट। पापा एंड चाचा क्या होंगे, एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। बट हमारे दादाजी के भाई के बच्चे क्या होंगे, उनसे थोड़े अलग होंगे। Are you getting my point? What I am trying to say is कि आपके पेरेंट्स, फॉर एग्जाम्पल चलो लेट्स कंसिडर कि आपके पेरेंट्स के आप हो, ठीक है। अब जैसे मेरे पापा की मैं बेटी हूँ, तो वैसे ही मेरे चाचा की बेटी क्या हुई, हम दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हुए। क्यों? क्योंकि हमारे एंसेस्टर, हमारे दादाजी सेम थे, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे पापा के कजिन भाई, नॉट रियल ब्रदर, कजिन भाई के बच्चे और हम क्या हुए, एंसेस्टर एक ही है, बट हम में कॉमन एंसेस्टर है, बट हम एक दूसरे से रिलेटेड इतने नहीं है ना। रिलेटेड इन द सेंस कि कितना क्लोजली रिलेटेड हो। हम क्लोजली रिलेटेड नहीं होंगे। हम क्लोजली रिलेटेड कौन है, मैं और मेरे चाचा के बच्चे।
करेक्ट। अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे कजिन चाचा है कोई, तो उनके बच्चे और मैं क्लोजली रिलेटेड नहीं होंगे। हाँ, हम रिलेटेड है क्योंकि हम सबके दादाजी के भाई एक दूसरे के साथ में रिलेटेड थे, बट हम कॉमन एंसेस्टर हैं। बट हम क्या है, एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड कब होंगे, जब आप एक ही फैमिली से बिलोंग करते हो। करेक्ट। तो आर्किया और यूकैरिया समवॉट क्या थे, क्लोजली रिलेटेड थे, क्योंकि इनकी ब्रांचिंग जो है, आर्किया जो है इसी की ब्रांचिंग से आ रहा था, बैक्टीरिया जो था ये दूसरे रिलेट इसमें था, बट सबके कॉमन एंसेस्टर थे। तो वो चीज हम यहाँ पे देखने वाले। नाउ 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ दी किसने थी, तो 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ आपके कार्ल वूस ने दी थी। अब मुझे कमेंट में बता दो कि कौन से ईयर में दी थी। ईयर आप मुझे बताने वाले हो, करेक्ट। कौन से ईयर में कार्ल वूस ने आपको 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ दिया था, ये आप कमेंट सेक्शन में बता दो। दिया किसने था ये मैं बता रही हूँ आपको कि 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ वाज गिवन बाय द कार्ल वूस इन द ईयर डैश। अब ये डैश आप फिल करोगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बता दो, तो मुझे भी पता चले कि आप वीडियो देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। सो मत जाना लेक्चर के बीच में, और वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दो यार। अकेले अकेले पढ़ाई करोगे तो कैसे लगेगा, अच्छी बात नहीं होती है ना। फ्रेंड्स के साथ में पढ़ाई करनी चाहिए। तो वीडियो क्या करोगे, फ्रेंड्स को शेयर कर दोगे ताकि वो भी ये वीडियो देखे और चीजें सीख जाए। चलो, नाउ इट इज बिलीव दैट द लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन द अर्थ। अब हम सबको पता है कि जो लाइफ थी अर्थ पे ओरिजिनेट हुई थी कई सालों पहले, और ये जो कई सालों पहले लाइफ ओरिजिनेट हुई थी वो बड़ी सिंपल फॉर्म में थी। कैसी फॉर्म में थी, तो बड़ी सिंपल फॉर्म में थी कि लाइफ जो है वो सबसे पहले कैसी ओरिजिनेट हुई थी, बहुत ही ज़्यादा सिंपल फॉर्म में हुई थी। उसमें उसके बाद में क्या हो गए थे, मॉडिफिकेशंस होते गए थे, और ये मॉडिफिकेशन किसने किए थे, हम नहीं किए थे। गॉड ने तो है एक लाइफ बना दी और उस लाइफ को जो है अर्थ पे भेज दी। अर्थ पे भेजने के बाद में हमने क्या किया, उन लाइफ में मॉडिफिकेशन स्टार्ट किया। और मॉडिफिकेशन कौन से बेसिस पे स्टार्ट किया हमने, एवोल्यूशंस के बेसिस पे। कौन से बेसिस पे स्टार्ट किया हमने, एवोल्यूशन के। तो यानी इवोल्यूशनरी चेंजेस हम करते गए और लाइफ को क्या करते गए, हम मॉडिफाइड करते गए। तो इसके कंपैरिजन में अगर आप देखोगे कि आज की लाइफ और सबसे फर्स्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। करेक्ट है, क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, एवोल्यूशनरी चेंजेस किए हैं। और एवोल्यूशनरी चेंजेस से हमने क्या किया, हर एक फेज में लाइफ को मॉडिफाइड कर दिया। हर एक फेज में लाइफ को क्या कर दिया, मॉडिफाइड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कि हमारे एंसेस्टर, जैसे हम बोलते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स कौन है, मंकीज। तो मंकीज कैसे रहते थे, और ह्यूमंस जब आए तो सबसे पहले ह्यूमंस कैसे रहते थे, ह्यूमंस जंगल में रहते थे, केव्स में रहते थे। फिर केव्स में रह के उन्होंने क्या किया, वेपन बनाना शुरू किया। वेपन बनाने के बाद में उन्होंने, पहले वो लोग कैसा खाना खाते थे, एकदम रॉ फूड खाते थे। फिर रॉ फूड को उन्होंने कुक करना स्टार्ट किया, बॉयल करना स्टार्ट किया। फिर वो बॉइल्ड फूड खाने लग गए, फिर उसके बाद में कुकड फूड खाने लग गए। और आज हम क्या करते हैं, एकदम स्पाइसी मसाले वाला एकदम अच्छा फूड खाते हैं, राइट। हमें कोई बोल देगा कि बॉइल्ड फूड खाओ, क्या आप खा पाओगे, नहीं खा पाओगे, क्योंकि हमें जो है अभी डेली की आदत पड़ गई है, हमें टेस्ट की आदत पड़ गई, हमारे टेस्ट बर्ड्स को उनकी आदत पड़ गई है। तो इसीलिए क्या हो गया, मॉडिफिकेशन हुआ। तो जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया और आज के ह्यूमंस में और पहले के ह्यूमंस में हमने बहुत बड़ा डिफरेंस देख लिया कि हम में और उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। उनकी लाइफस्टाइल में चेंजेस थे, उनके हैबिटेट में चेंजेस थे, हमारा हैबिटेट अलग है, हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस है, सब कुछ है। पहले उनके लिए एजुकेशन कुछ नहीं था, आज हमारे लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हम कब देखते हैं, जब इवोल्यूशन होता जाता है। तो अकॉर्डिंग टू कार्ल वूस जो है, लाइफ क्या थी, सबसे पहले बहुत ही सिंपल थी। अर्थ पे जब लाइफ ओरिजिनेट हुई थी तब बड़ी सिंपल थी। धीरे धीरे लाइफ में क्या किए गए, चेंजेस किए गए, मॉडिफिकेशंस किए गए, जिससे इवोल्यूशन के बेसिस पे हमने क्या कर दिया, लाइफ को आज कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ला दिया। लाइफ को आज कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ला दिया गया। तो ये जो अर्ली लिविंग बींग्स के थे, उनके कांस्टेंट स्ट्रगल्स किए गए, वो कांस्टेंट स्ट्रगल से क्या किया गया, लाइफ को मॉडिफाइड कर दिया गया। ये जो प्रोसेस था ये किसने दिया था, कार्ल वूस ने दिया था। उन्होंने क्या बोल दिया कि 3 डोमेन दे दिए, कौन से, बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकेरिया। उन्होंने जो है 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ के बारे में बता दिया इन द किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, कि हमारे पास में ना टोटल 3 ही किंगडम होते हैं। एक होता है बैक्टीरिया, एक होगा यूकेरिया, एक होगा आर्किया। तो 3 किंगडम्स के बारे में उन्होंने बता दिया अपने सिस्टम में। अब उन्होंने क्या किया, इनके बारे में सिर्फ बताया नहीं, इनके बीच में कंपैरिजन भी किया। क्या किया, इनके बीच में कंपैरिजन भी किया। अब कंपैरिजन कैसे बेसिस पे किया ना, वी ऑल नो दैट अ सिंगल सेल is known as a unicellular, a multiple cell is known as a multicellular. Now if the cell is not developed, then we can see the cell is prokaryotic, and if the cell is developed, then we can see the cell is eukaryotic. तो इस बेसिस पे उन्होंने कंपैरिजन शुरू कर दिया। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोल दिया कि बैक्टीरिया एंड आर्किया भले ही दोनों अलग है, बट क्या है, बोथ विल हैव द प्रोकैरियोटिक सेल। बैक्टीरिया एंड आर्किया विल हैव प्रोकैरियोटिक सेल, बोथ विल हैव प्रोकैरियोटिक सेल। जबकि यूकैरिया क्या हो जाएगा, यूकैरियोटिक। यूकैरिया क्या हो जाएगा, यूकैरियोटिक। नाउ याद कैसे करोगे,
याद कैसे करोगे? सबसे इजी तरीका है, यहाँ पे यू है तो हम बोल देंगे कि ये यूकैरियोटिक है, बाकी दोनों क्या हो जाएंगे? प्रोकैरियोटिक। इजी वे है याद करने के लिए। यूकैरिया में यू है तो हम बोल देंगे कि यूकैरिया इज यूकैरियोटिक, रेस्ट टू आर प्रोकैरियोटिक। उसके बाद में उन्होंने क्या बोल दिया कि ये तीनों के पास में ना राइबोसोमल आरएनए विच इज आरआरएनए, तीनों के पास में ना आरआरएनए अलग होगा ना। राइबोसोमल आरएनए मतलब क्या? आरएनए के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे और ये राइबोसोम्स करते क्या है? तो राइबोसोम्स का काम क्या होता है? सिक्रीशन ऑफ, चलो जल्दी बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में, राइबोसोम किसका सिक्रीशंस करेंगे? इसका आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। तो इन तीनों का आरआरएनए ना अलग है, तीनों के पास में राइबोसोमल आरएनए वाज डिफरेंट। बैक्टीरिया एंड आर्किया आर प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कौन सा होगा? आपका यूकैरिया। बट तीनों के पास में आरएनए की अगर मैं बात कर रही हूँ तो तीनों का आरएनए कैसा होगा? एक दूसरे से अलग होगा। तीनों के आरएनए कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे। अब हम बात करें इनके सर्वाइवल की, तो अगर मैं सर्वाइवल की बात करूंगी तो आर्किया जो होते हैं ना, ये कैसे होते हैं? थर्मोफिलिक होते हैं। आर्किया कैसे होंगे? थर्मोफिलिक। नाउ व्हेन आई एम सेइंग थर्मोफिलिक का मतलब क्या होता है? जब मैं बोल रही हूँ थर्मोफिलिक, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मोफिलिक? क्या आपको पता है? अगर पता है तो क्या करोगे? कमेंट सेक्शन में बता दोगे ताकि सबको पता चले कि अरे आपको तो इतना अच्छा आता है, यू हैव द गुड नॉलेज। तो गुड नॉलेज के लिए क्या करोगे? कमेंट सेक्शन में बता दोगे ना। थर्मोफिलिक का मतलब क्या होता है कि ये जो आर्किया होते हैं ना, ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब मैं अगर इनको सन के पास में भी भेज दूँ ना तो ये वहाँ पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब इतना हीट में, इतना कोल्ड टेम्परेचर में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। वैसे अगर बैक्टीरिया और यूकैरिया की बात करूंगी तो ये एक्सट्रीम टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं करते। इनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ही लिमिट होती है कि इस टेम्परेचर तक ये सर्वाइव कर पाएंगे, इसके बाद ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बट आर्किया इज द वन विच कैन सर्वाइव इन द एक्सट्रीम कंडीशन, इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं कि वो कैसे हैं? थर्मोफिलिक है। कैसे हैं? थर्मोफिलिक। अब इनके बैक्टीरिया और आर्किया भले ही प्रोकैरियोटिक है बट इनके सेल वॉल्स में भी क्या है? डिफरेंसेस है। क्या है? सेल वॉल्स में भी इनके डिफरेंसेस है। दोनों ही प्रोकैरियोटिक है, हम बोलेंगे कि दोनों ही कैसे है? प्रोकैरियोटिक है, बट दोनों के सेल वॉल में क्या होगा? डिफरेंसेस होगा ना। सेल वॉल में डिफरेंस होने का मतलब क्या होगा? इनके पास में जो सेल वॉल होंगे वो कैसे होंगे? तो अगर मैं सेल वॉल की बात करूंगी तो बैक्टीरिया और आर्किया में क्या डिफरेंस होगा वो देखना है हमें। तो दोनों में क्या होने वाला है? सेल वॉल अलग अलग हो जाएंगी। तो दोनों के क्या होंगे? सेल वॉल अलग होंगे। आर्किया का सेल वॉल विल बी द कंप्लीटली डिफरेंट एंड बैक्टीरिया का सेल वॉल विल आल्सो बी कंप्लीटली डिफरेंट। सो दे बोथ आर सेम बट दे बोथ हैव द सेल वॉल डिफरेंसेस। हमने क्या पढ़ा? वी हैड स्टार्टेड विद द 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ. नाउ वी नो दैट 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ वाज गिवन बाय द कार्ल वूस इन द ईयर डैश व्हिच विल बी योर होमवर्क. यू हैव टू सबमिट मी इन द कमेंट सेक्शन, या आप मुझे टेलीग्राम पे बता दो, जहां आपको मजा आए बता दो, बस बता दो, आंसर बता दो, ठीक है। तो 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ वाज गिवन बाय द कार्ल वूस. उन्होंने क्या बोला कि व्हेन लाइफ वाज ओरिजिनेटेड इट वाज इन द सिंपलर फॉर्म. व्हेन लाइफ वाज ओरिजिनेटेड इट वाज इन द सिंपलर फॉर्म. लेटर ऑन क्या हो गए? मॉडिफिकेशंस किए गए एंड दिस मॉडिफिकेशन चेंज द लाइफ इनटू द कॉम्प्लेक्स फॉर्म, इनटू द कॉम्प्लेक्स फॉर्म. एंड ये जो चेंजेस थे वो कैसे थे? दिस चेंजेस वर द इवोल्यूशनरी चेंजेस. दिस चेंजेस वर इवोल्यूशनरी चेंजेस. तो इवोल्यूशन में चेंज करते गए और इसकी वजह से क्या हो गया? लाइफ में भी चेंजेस आ गए. तो जैसे एग्जांपल हमने क्या देखा कि ह्यूमंस की बात कर ली, ह्यूमंस यानी होमोसेपियंस की बात की. तो होमोसेपियंस पहले कैसे थे और आज कैसे हैं, तो हमने उसमें बात की. उसके बाद में उन्होंने क्या बोला कि ये जो 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ है वो किसके हैं? तो 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ में आ जाते हैं आपके बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकैरिया. इन्होंने हमने किंगडम क्लासिफिकेशन में डाल दिया. ये बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकैरिया दे विल हैव द कॉमन एंसेस्टर बट दे आल्सो डिफर अमंग देमसेल्फ. जैसे आर्किया और यूकैरिया जो है ये ब्रांचिंग शेयर करते हैं, ये दोनों कॉमन एंसेस्टर के अलावा भी शेयरिंग करते हैं. और बैक्टीरिया जो है ये जो है इन दोनों से डिफरेंट होगा. क्या होगा? इन दोनों से डिफरेंट होगा. उसके बाद में हमने देखा कि कैसे इनका ऑर्गेनाइजेशन होता है. तो जैसे आर्किया और बैक्टीरिया क्या होंगे? प्रोकैरियोटिक होंगे. दोनों प्रोकैरियोट से मतलब दोनों क्या होंगे? वेल डेवलप नहीं होंगे. नाउ वेल डेवलप नहीं होने का मतलब क्या हो गया? दे विल नॉट हैव द न्यूक्लियस, दे विल नॉट हैव द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दे विल नॉट हैव द साइटोप्लाज्म. हर एक चीज इनके पास में क्या होगी? एब्सेंट होगी. वेयर यूकैरिया विल बी यूकैरियोटिक. यू मतलब हमने ही बता दिया कि यू इज यूकैरियोटिक, ठीक है. तो यूकैरिया क्या होगा? यूकैरियोटिक. इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो इनके पास में जो आरएनए होता है. नाउ व्हाट इज आरएनए? यू ऑल नो द फुल फॉर्म ऑफ आरएनए, राइट? आरएनए इज
राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए क्या हो जाएगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इनके राइबोन्यूक्लिक एसिड में ना डिफरेंसेस होते हैं, कैसे होते हैं, डिफरेंसेस होंगे। तो डिफरेंसेस कैसे होते हैं, राइबोसोमल के बेसिस पे डिफरेंसेस होंगे। किसके डिफरेंस होंगे, राइबोसोमल्स के बीच में, यानी हम बोलेंगे कि आरआरएनए इन सब का क्या होगा, अलग होगा। इसके बाद में हमने देखा कि इनका जो आरआरएनए होता है, ये जो राइबोसोम है, ये क्या करता है, सिक्रीशन करता है। किसका सिक्रीशन करेगा, इसका होमवर्क आप मुझे देने वाले हो, इसका आंसर मुझे कहाँ दोगे, कमेंट सेक्शन में। और जो आंसर देगा नेक्स्ट लेक्चर में हम उनका नेम भी लेंगे। ओके, तो कमेंट में क्या करोगे, आपका नेम दोगे एंड नेम के साथ में आंसर दे दोगे, ठीक है। तो इनका सिक्रीशन होता है। उसके बाद में हमने देखा था कि आर्किया जो है ना, ये इन दोनों से काफी अलग होता है। आर्किया जो है ये बैक्टीरिया और यूकैरियोट से काफी अलग होता है, बिकॉज आर्किया जो है ये एक्सट्रीम कंडीशन पे सर्वाइव कर सकता है। आर्किया क्या करेगा, एक्सट्रीम कंडीशंस पे सर्वाइव करेगा, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं होती है कि ये इतने ही टेम्परेचर पे सर्वाइव करता है, वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकता है। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, दे आर थर्मोफिलिक, दे आर थर्मोफिलिक। उसके बाद में हमने क्या देखा कि बैक्टीरिया और आर्किया भले ही प्रोकैरियोटिक है, पर दोनों के सेल वॉल क्या होंगे, अलग अलग होंगे। मतलब हमने इनके सेल वॉल में भी डिफरेंसेस देखे। क्या देखे, सेल वॉल में भी डिफरेंसेस देखे। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो कि मैम क्लियर हो गया। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, सो वी कैन क्लियर दैट डाउट ऑल्सो। उसके बाद में अब हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट होगा वो कौन सा होगा, तो पहले इसके पहले कंसेप्ट स्टार्ट करने के पहले बोल दो कि मैम हमें ये क्लियर हो चुका है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर बता दो, मैं कमेंट सेक्शन में देख के आपके वो डाउट मेरे नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगी। इसके बाद में जो कंसेप्ट आता है हमारे पास में वो कौन सा होगा, कीमोटैक्सी, कीमोटैक्सोनॉमी। So next concept will be chemotaxonomy. Now what is chemotaxonomy? क्या हो सकता है chemotaxonomy? Any idea? Any idea? ना टेक्सोनॉमी यू ऑल नो, टेक्सोनॉमी सबको पता है कि टेक्सोनॉमी मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। कीमोटेक्सोनॉमी क्या होता है, कीमोटेक्सोनॉमी ये जो क्लासिफिकेशन होगा ना यहाँ पे, इट इज अ मेथड ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन तो करेंगे लेकिन कैसे करेंगे, बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। तो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस इन देयर केमिकल कंपाउंड, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन केमिकल कंपाउंड। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट, ऑब्वियसली हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे, लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन होगा वो कौन से बेसिस पे होगा, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस के बेसिस पे, और वो भी किधर, केमिकल कंपाउंड में। लाइक वी ऑल नो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो फूड बनाते हैं, फूड खाते हैं, वो फूड को वो लोग डाइजेस्ट करते हैं एंड देन एक्सक्रीशन से प्रोसेस हो जाते हैं, ठीक है। नाउ ये फूड आपने खाया, फूड डाइजेस्ट हो रहा है, फूड डाइजेस्ट होने के लिए कुछ केमिकल्स रिक्वायर्ड होंगे। विदाउट केमिकल तो कोई चीज पॉसिबल नहीं है। जैसे हमारे सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज होता है। स्टमक की बात करेंगे तो स्टमक में क्या प्रेजेंट है, पेक्टिन प्रेजेंट है, और भी केमिकल्स है जैसे सेल्यूलोज प्रेजेंट है, मिथाइलेशन हो रहा है, हर एक चीज प्रेजेंट है, राइट। पेक्टिन प्रेजेंट है, सेल्यूलोज प्रेजेंट है, तो HCl प्रेजेंट है। तो ये सब क्या है, दिस ऑल आर केमिकल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस हम केमिकल कंपाउंड के बेसिस पे बात करेंगे। किस बेसिस पे, केमिकल कंपाउंड के बेसिस पे बात करेंगे। इन शॉर्ट ये जो क्लासिफिकेशन होगा वो किसके बेसिस पे होगा, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। अब हमने इससे पहले देखा था 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ में, मैंने लास्ट लाइन में आपको क्या बताया था कि आर्किया एंड बैक्टीरिया बोथ विल हैव द डिफरेंट सेल वॉल, बोथ विल हैव डिफरेंट सेल वॉल। तो हम उसी के बेसिस पे बात करेंगे कि ये जो सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस होगा ये सेल वॉल के बेसिस पे होगा। किस बेसिस पे होगा, सेल वॉल के बेसिस पे। तो किसके सेल वॉल के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे आर्किया एंड बैक्टीरिया। किसके बेसिस पे, आर्किया एंड बैक्टीरिया। जैसे कि हमने क्या बोला, आर्किया सेल वॉल इज विदाउट, आर्किया सेल वॉल कैसा होगा, विदाउट पेप्टिडोग्लाइकेन, विदाउट पेप्टिडोग्लाइकेन। मतलब जो आर्किया का जो सेल वॉल होगा वो कैसा होगा, विदाउट पेप्टिडोग्लाइकेन, उसके पास में पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं होगा। नाउ पेप्टिडोग्लाइकेन क्या होता है ये भी कमेंट सेक्शन में बता दोगे। इट इज अ शुगर फॉर्म, मतलब पेप्टिडोग्लाइकेन में क्या होता है, हम शुगर का फॉर्मेशन करेंगे। ये जो है सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि ये एक सेल है मेरे पास में, ठीक है। ये सेल का जो आउटर कवरिंग होता है ना, जो बाहर वाला लेयर होता है जो इसको प्रोटेक्ट करेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सेल वॉल। तो सेल वॉल जो होता है आर्किया का वो
कैसा होगा, सेल वॉल तो प्रेजेंट होगा बट विदाउट पेप्टिडोग्लाइकन। सेल वॉल में क्या नहीं होगा, पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होगा। वेरएज प्रोकैरिया क्या होते हैं, तो प्रोकैरिया के पास में पेप्टिडोग्लाइकन होगा। तो प्रोकैरिया के पास में क्या होगा, पेप्टिडोग्लाइकन। प्रोकैरिया के पास में क्या होगा, पेप्टिडोग्लाइकन। नो प्रोकैरिया क्या है, तो बैक्टीरिया। प्रोकैरिया क्या है, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के पास में पेप्टिडोग्लाइकन होगा, आर्किया के पास में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होगा। आर्किया के पास में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होगा। अगर हम बात करें यूकैरिया की, इसकी ये तो हमने किसकी बात की, बैक्टीरिया की बात की, आर्किया की बात की। अगर हम बात कर रहे हैं यूकैरिया की, तो यूकैरिया क्या होते हैं, यूकैरिया भी दो टाइप में डिवाइड हो जाते हैं आपके। यूकैरिया भी वेरियस फैक्टर से होते हैं। तो यूकैरिया की अगर हम बात करें तो यूकैरिया में क्या होता है, फंगाई के पास में सेल वॉल होगा और प्लांट के पास में सेल्यूलोसिक सेल वॉल होता है। तो यहाँ पे यूकैरिया में दो चीजें आ जाती है, एक होता है फंजाई और दूसरा क्या होगा, प्लांट। फंजाई के पास में सेल वॉल कैसा होगा, काइटिनियस। फंजाई के पास में सेल वॉल कैसा होगा, काइटिनियस। मतलब इसका जो सेल वॉल होगा वो किससे बनता है, काइटिन से बनेगा। और अगर हम प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट में कैसा होता है, सेल्यूलोसिक सेल। कैसा होगा, सेल्यूलोसिक सेल वॉल। कैसा होगा, सेल्यूलोसिक सेल वॉल का मतलब क्या होगा, सेल्यूलोज का बना होगा। कैसा होगा, सेल्यूलोज का बना होगा। तो फंजाई कैसा होता है, फंजाई का जो सेल वॉल होगा वो काइटिन से बना होगा। प्लांट का सेल वॉल कैसा होगा, सेल्यूलोसिक सेल वॉल होगा। तो सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस के बेसिस पे बात कर रहे हैं। तो कीमोटैक्सोनॉमी इज व्हाट, बेसिकली देखो मैं आपको इजी वे में बता दूं तो कीमोटैक्सोनॉमी इज classification. We are going to classify the organism, but the classification will be on the basis of similarities and dissimilarities of what, chemical constituents. किसकी बात करेंगे, chemical constituent। हर एक ऑर्गेनिज्म के chemical constituent के हिसाब से हम क्या करेंगे, उस ऑर्गेन को क्लासिफाई करेंगे। और वो भी किस बेसिस पे, उसकी सिमिलैरिटीज और उसकी डिसिमिलर। हमने क्या बोला, आर्किया एंड बैक्टीरिया दोनों कैसे हैं, प्रोकैरिया, दोनों सिमिलर है, लेकिन यूकैरिया क्या है, डिसिमिलर है। बट ये भी सिमिलैरिटीज में भी इन दोनों में चेंजेस देखने को मिल गया हमें। किसमें चेंजेस देखे, सेल वॉल में देखा। सेल वॉल में भी क्या देखा हमने कि आर्किया के पास में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता है, बैक्टीरिया के पास में पेप्टिडोग्लाइकन होता है। यूकैरिया में भी हम दो चीजें देख रहे हैं, फंजाई एंड प्लांट। फंजाई में जो सेल वॉल होगा वो कैसा होगा, काइटिन का बना होगा, मतलब वो लेयर जो होगा वो होगा आपका काइटिनियस लेयर। अगर हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स का जो सेल वॉल होगा वो कैसा होगा, सेल्यूलोसिक सेल वॉल होगा। तो इतना ही याद रखना, you have to just and remember this thing only, just remember this thing, you have to mark it in a textbook में मार्किंग कर लो या किसी नोटबुक में लिख लो ना। एक और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको बोल दूंगी, जो भी आप मेरे लेक्चर्स देख रहे हो, whatever the lectures you are seeing, आपको क्या करना है, you have to mention it in your books। रफ नोट्स जो है उसके बनाने शुरू करो। रफ नोट्स इन द सेंस आप जो है रनिंग नोट्स बनाओ। Why I am saying this, it will be useful for your exam। आपको क्या करना है, बस उतना ही पढ़ना है, जितना यहाँ पे बताया ना उतना ही पढ़ो और कुछ मत पढ़ो, nothing else, कुछ भी नहीं पढ़ो। जो यहाँ पे बता रही हूँ ना, बस उतना ही पढ़ो एग्जाम के लिए, you will get the good marks, this is my tip। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, इज दिस क्लियर? यहाँ तक समझ में आ चुका हो तो जल्दी जल्दी क्या करोगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि मैम समझ में आ चुका है यहाँ पे। नेक्स्ट कौन सा कंसेप्ट होगा हमारे पास में, तो नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास में होगा न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी। विच कंसेप्ट, न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी। सो वी हैड स्टार्टेड विद आवर सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, तो सेकंड चैप्टर में जो है हमने सिस्टमैटिक के बारे में पढ़ा। वी हैड स्टडीड अबाउट सिस्टमैटिक, वी हैड स्टडीड अबाउट टेक्सोनोमी, वी हैड स्टडीड अबाउट क्लासिफिकेशन। तीन बेसिस पे थे क्लासिफिकेशन, कौन से, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड फाइलोजेनेटिक, करेक्ट। उसके बाद में हमने क्या देखा, थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ देखा, जहाँ पे हमने आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरिया की बात की। उसके बाद में अब हम ये जो थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ है ना, इसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले क्या देखा, कीमोटैक्सोनॉमी, यानी क्लासिफिकेशन कौन से बेसिस पे होगा, केमिकल्स के बेसिस पे होगा। उसमें हमने क्या देखा कि आर्किया के पास में क्या नहीं होगा, पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होगा। बैक्टीरिया के पास में क्या होगा, पेप्टिडोग्लाइकन होगा। फंजाई के पास में क्या होगा, काइटिनियस सेल वॉल होगा। प्लांट के पास में क्या होता है, सेल्यूलोसिक सेल। तो ये जब मैं बोलती जाती हूँ ना, उसके बाद में क्या करो, रिपीट करते जाओ, तो क्या हो जाएगा, दिमाग में चला जाएगा। और एक बार दिमाग में चला गया ना बेटा, तो बाहर नहीं निकलेगा। ये करना क्या है, मेरे बाद में रिपीट करते जाओ। करना क्या है, मेरे बाद में रिपीट करते जाओ कि मैम ये बोल रही है तो रिपीट आफ्टर मी, बोल रही है रिपीट आफ्टर मी, बोल रही है रिपीट आफ्टर मी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास में न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। नाउ न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी मतलब क्या, यहाँ पे हम जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स बात करेंगे, यहाँ पे हम जो भी क्लासिफिकेशन बात करेंगे, वो कौन से बेसिस पे बात करेंगे, क्वांटिफिकेशन के बेसिस पे। कौन से बेसिस पे बात करेंगे,
क्वांटिफिकेशन के बेसिस पे, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं। अब तक हमने जितनी भी बात की वो किसकी बात की, क्वालिटीज की बात की। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वांटिफिकेशन, कौन सी बात करेंगे, क्वांटिफिकेशन के बेसिस पे बात करेंगे। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी system based on quantification of the character and develop an algorithm for the classification। तो यहाँ पे जो है algorithm बना देता है classification का। तो हम यहाँ पे किसके बेसिस पे बात करते हैं, क्वांटिटी के बेसिस पे बात करेंगे, क्वांटिटी के बेसिस पे। और ये जो थियोरी थी वो किसने दी थी, तो ये थियोरी इट वाज प्रपोज्ड बाय द सोकल एंड स्मिथ। किसने प्रपोज की थी, तो थियोरी वाज गिवन बाय सोकल एंड स्मिथ। अब इसका ईयर जो है, कौन से ईयर में इन्होंने ये थियरी दी थी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो। कहाँ से पता चलेगा, टेक्स्ट बुक से पता चलेगा। तो टेक्स्ट बुक में जाओगे, टेक्स्ट बुक में देखोगे और ईयर जो है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दोगे। ना ये जो थियरी क्या थी, ये थियरी जो है इसके पीछे का रीजन क्या था। ना सी इफ यू आर स्टडिंग साइंस ना, तो हर एक चीज के पीछे का कुछ ना कुछ रीजन होता है। विदाउट रीजन देयर इज नथिंग, विदाउट लॉजिक या विदाउट रीजन हम बोलेंगे कि कुछ भी नहीं होता है। तो हर एक बात का, हर एक चीज का रीजन होता है। ये रीजन भी कैसा होता है कि वो लॉजिकल होना चाहिए। रीजन कैसा होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। हम कोई भी कंसेप्ट जब साइंस में बात करते हैं ना, कोई भी कंसेप्ट आप बना रहे हो ना साइंस में, तो हर एक के पीछे का कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। वेदर इट इज फिजिक्स, वेदर इट इज केमिस्ट्री, वेदर इट इज बायो और वेदर इट इज मैथ्स। मैथ्स के पीछे तो है ही लॉजिक कि हम ये सम क्यों कर रहे हैं, वो है। बट हर एक सब्जेक्ट के पीछे का कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। तो जब न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी बनाई तो इसमें क्या लॉजिक किया उन्होंने, इसमें उन्होंने क्या लॉजिक किया कि हमें क्लस्टर्स में रिजल्ट मिलेंगे। कैसे रिजल्ट मिलेंगे, क्लस्टर्स में रिजल्ट मिलेंगे। तो ये जो क्लस्टर्स में रिजल्ट फाइंड करना था ना, इसीलिए उन्होंने क्या किया, क्वांटिफिकेशन की स्टडी की। कैसी स्टडी की, क्वांटिफिकेशन, क्वांटिटीज के बेसिस पे उन्होंने स्टडी की, जहाँ पे उन्हें जो भी रिजल्ट मिल रहे थे वो कहाँ मिल रहे थे, क्लस्टर्स में मिल रहे थे। कैसे मिल रहे थे, क्लस्टर्स में मिल रहे थे। तो उनका यही कंसेप्ट था कि क्लस्टर्स में रिजल्ट मिलना इजी होता है रादर देन सब्जेक्टिव नॉलेज। सब्जेक्टिव नॉलेज से ज़्यादा अच्छा हमें कौन सा नॉलेज लगता है, जहाँ पे हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं फटाफट फटाफट और हमें आंसर मिलता है। कोई अगर आपको बोले कि यू हैव टू रेटोफाई दिस थिंग, रेटोफाई करो या तो उस चीज़ को सॉल्व करो, तो आप क्या पसंद करते हो, जहाँ पे सॉल्व करना हो। आपको रेटोफाई ज़्यादा पसंद नहीं होता है। तो क्वांटिटी के बेसिस पे जो है रिजल्ट मिलने के लिए हमने क्या यूज़ किया, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी यूज़ किया। और ये जो टेक्सोनॉमी थी ये दी किसने थी, सोकल एंड स्मिथ ने दी थी। कौन से ईयर में दी थी, आप मुझे कमेंट में बताने वाले हो कि इन विच ईयर सोकल एंड स्मिथ हैज प्रपोज्ड दिस थ्योरी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद में जो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा वो कौन सा होगा, तो नेक्स्ट कंसेप्ट होगा वो होगा आपका क्लेडोग्राम। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या होगा, क्लेडोग्राम। नाउ क्लेडोग्राम यू ऑल नो राइट। क्लेडोग्राम क्या होता है, बता दो कमेंट में, क्लेडोग्राम क्या होगा। क्लेडोग्राम इज ब्रांचिंग। क्लेडोग्राम क्या होता है, ब्रांचिंग। मतलब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांचिंग। ब्रांचिंग अगेन इसका क्या मतलब होगा, तो ब्रांचिंग मतलब हम कॉमन एंसेस्टर फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, कॉमन एंसेस्टर फाइंड करेंगे। तो ब्रांचिंग जो है वो एंसेस्टर की बेसिस पे होगी। तो यहाँ पे क्लेडोग्राम क्या होता है, तो क्लेडोग्राम इज द ब्रांचिंग। और ब्रांचिंग कौन से बेसिस पे होगी, कॉमन एंसेस्टर्स के बेसिस पे होगी। कौन से बेसिस पे होगी, कॉमन एंसेस्टर। तो अगेन हम यहाँ पे किसकी स्टडी करेंगे, एवोल्यूशन की स्टडी करेंगे। एवोल्यूशन की स्टडी करने के अलावा हम किसकी स्टडी करेंगे, फाइलोजेनी की स्टडी करेंगे। किसकी स्टडी करेंगे, फाइलोजेनी। हम यहाँ पे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स फाइंड करने वाले कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किससे कितना क्लोजली रिलेटेड। नाउ वी ऑल आर ह्यूमन, मैं भी ह्यूमन हूँ, आप भी ह्यूमन हो, बट हम क्लोजली रिलेटेड इतने नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि हम सबके, ठीक है, कॉमन एंसेस्टर ब्रीफली देखेंगे तो हम सबके कॉमन एंसेस्टर एक ही, बट उसके बाद में एंसेस्टर्स चेंज होते गए। जैसे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स अलग है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स अलग है, तो उसके बाद में एंसेस्टर क्या हुए, अलग अलग होते गए। तो ये जो ब्रांचिंग होती है वो किस बेसिस पे होगी, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स के बेसिस पे होगी। तो ये क्या है, इट रिप्रेजेंट द हाइपोथेटिकल रिलेशनशिप डिनोटिंग अ कंपैरिजन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर कॉमन एंसेस्टर। तो ऑर्गेनिज्म का कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ एंसेस्टर किया जाएगा। तो ये जो क्लेडोग्राम होता है ये क्या है, तो ये एक टाइप का ब्रांचिंग पैटर्न है जहाँ पे हम फाइलोजेनी या इवोल्यूशन के बेसिस पे जो है स्टडी करते हैं। ओके, सो ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया है, तो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बता दो कि मैम क्लियर हो गया। देखो बेटा, व्हाट हैपेंस ना कि आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना, तो जस्ट थम्स अप दे दो, कुछ नहीं करो, जस्ट थम्स अप दे दो कि मैम हमें समझ गया। अदरवाइज क्या होता है ना, आई एम इन कंफ्यूजन वो कि आपको समझा है या नहीं समझा। आई डोंट नो ना, बिकॉज क्या होता है, ये तो रिकॉर्डेड है, ये रिकॉर्डेड है, आपके पास में प्रोवाइड हो जाता है। आप उसको कब देख रहे हो, जब आपका
जब आप अवेलेबल हो वो टाइम पे आप देख रहे हो, राइट? तो आप उस टाइम पे एक थम्स अप दे दोगे ना, तो इट विल बी बेटर फॉर मी कि आपको चीज़ें समझ में आ गई। और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक भी कर दो, बिकॉज अगर आप देख रहे हो तो ऑब्वियसली लाइक करना भी चाहिए ना, बिकॉज इट गिव्स मोटिवेशन टू मी। ये मेरे को मोटिवेशन देता है कि येस आपको समझ में आ रहा है। अदरवाइज क्या होता है, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर ही नहीं हो रहे। आई एम फीलिंग दैट। सो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट गिव वन लाइक और जस्ट गिव थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन, या मुझे टेलीग्राम पे बोल दो कि मैम हमें समझ में आ गया। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप यूट्यूब पे कमेंट नहीं कर रहे हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी बोल सकते हो कि मैम हमें समझ में आ गया। तो एक थम्स अप ना आपका मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इट गिव्स मी मोटिवेशन कि मैं अच्छा मैं पढ़ा रही हूँ, आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब लास्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा आज का होगा वो होगा आपका फाइलोजेनी। नाउ फाइलोजेनी इज नथिंग टू एक्सप्लेन अगेन। फाइलोजेनी क्या होता है तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ, जहाँ पे हमने 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ के बारे में भी देखा। 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, और इसके अलावा आपने एक और चीज पढ़ी है विच इज विटेकर क्लासिफिकेशन, राइट? विटेकर के बारे में भी आपने पढ़ा है। तो विटेकर का कौन सा 5 किंगडम के बारे में आपने पढ़ा है। तो ये जो 3 डोमेन एंड 5 किंगडम थे, ये जो है बेस्ट एग्जांपल थे आपके फाइलोजेनी की। ये क्या थे? बेस्ट एग्जांपल थे फाइलोजेनी की। ना मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज ये जो है ये एंसेस्टर्स के बारे में या एक दूसरे के रिलेशन, यानी ये किसके बारे में बता रहे हैं, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स यहाँ पे अच्छे से ये लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स एक्सप्लेन की जा रही है ऑन द बेसिस ऑफ 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, जिसमें हमने आर्किया, यूकैरिया और बैक्टीरिया पढ़ा। एंड 5 किंगडम कौन से थे? किंगडम प्लांट है, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा। तो ये जो है ये दोनों जो है आपके फाइलोजेनी के बेस्ट एग्जांपल्स होते हैं, जहाँ पे हम विटेकर ने 5 किंगडम दिए थे और 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ वाज गिवन बाय दी कार्ल वूस। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई डाउट है आपको? If you have any kind of a doubt, just comment me in the comment section कि मैम हमें ये चीज़ नहीं समझ में आई, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है लास्ट कंसेप्ट जो बोलूँगी वो होगा आपका डीएनए बारकोडिंग। नाउ डीएनए बारकोडिंग ये सबको पता ही होगा, राइट? लेट मी कंसिडर दिस कि ये आपको पता ही है व्हाट इज डीएनए बारकोडिंग। शुड आई कंसिडर और नॉट? चलो ठीक है, मैं बता दूँ। डीएनए बारकोडिंग आप सबने सीआईडी देखा है? सीआईडी देखा होगा, जिसमें आप देखते हो कि उनका एक ही कंसेप्ट है, ठीक है? केस हो रहा है, किसी का मर्डर हो रहा है, कोई गुम जा रहा है, कोई किडनैप हो रहा है, समथिंग, ठीक है? तो किसी का मर्डर हुआ, उस साइड पे वो लोग जाएंगे, वो साइड से वो लोग सब सैंपल्स इकट्ठा करेंगे और वहाँ पे जाके वो सालुंके, डॉक्टर सालुंके को दे देंगे। डॉक्टर सालुंके विल रिपोर्ट ऑन दैट, और वो वहाँ से फिर फाइंड आउट करता है कि हु इज द मुजरिम, है ना, हु इज द कल्प्रिट और हु इज द मुजरिम। तो यहाँ पे क्या होता है ना, डीएनए बारकोडिंग क्या होता है, हम डीएनए के बेसिस पे पता कर सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म किस दूसरे ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, ऑर्गेनिज्म किस दूसरे ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। इट इज जस्ट लाइक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, सबके पास में फोन है, फोन में सेंसर होगा, आप क्या करते हो, फिंगरप्रिंट लगाते हो, राइट? फिंगरप्रिंट लगाते ही आपका फोन ओपन हो जाएगा। किसी और के फिंगरप्रिंट से क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम सबके फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, इवन हमारी खुद के 5 उंगली के फिंगरप्रिंट अलग होंगे। तो फिंगरप्रिंटिंग और बारकोडिंग जो है समवॉट सिमिलर होता है। ये जो बारकोडिंग है ना, ये क्यों की गई थी? बिकॉज अगर मुझे कोई अननोन सैंपल मिल रहा है, इफ आई एम गेटिंग सम अननोन सैंपल और उस अननोन सैंपल को मुझे फाइंड आउट करना है, तो हम बारकोडिंग यूज करते हैं। जैसे रिसेंटली हम सब ने पढ़ा, रिसेंटली हम सब जो है कोविड टाइम से गए, तो ये जो कोरोना वायरस था, ये वायरस हमारे लिए कैसा था? अननोन था। ये वायरस हमारे लिए कैसा था? अननोन था। तो इस वायरस को पता करना था कि ये वायरस कौन से दूसरे वायरस से रिलेटेड है, इसीलिए हमने क्या यूज किया? बारकोडिंग टेक्निक्स यूज की। हमने इन द सेंस साइंटिस्ट ने यूज की। तो साइंटिस्ट ने बारकोडिंग यूज किया, जहाँ पे उन्हें पता चला कि ये वायरस इस दूसरे वायरस से समवॉट रिलेटेड होगा, तो हम उस हिसाब से मेडिकेशंस रेडी कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे? उस हिसाब से मेडिकेशंस रेडी कर रहे थे। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर कोई अननोन सैंपल एक साइंटिस्ट को मिला है और उस साइंटिस्ट को पता करना है कि ये सैंपल किसके रिलेटेड होगा, तो वो क्या करेगा? ये जो है बारकोडिंग जो है, ये एक लाइब्रेरी होती है जहाँ पे हर एक ऑर्गेनिजम्स की ना बारकोडिंग प्रेजेंट होती है। जैसे आप कभी मॉल वगैरह जाते हो, तो आप वहाँ से कुछ सामान खरीदते हो, तो उसमें देखो आपको एक ऐसा कुछ स्टिकर जैसा होता है। उस स्टिकर में आपको ऐसे लाइनिंग दी होती है और उसके नीचे कुछ छोटे नंबर्स लिखे होते हैं, राइट? तो ये जो होता है ना, इसे हम बोलते हैं बारकोडिंग। तो ये बारकोडिंग जैसे आप उसके पास लेके जाओगे काउंटर पे, वो स्कैन करेगी और आपको बता देंगे कि आपने ये प्रोडक्ट लिया, करेक्ट? तो ये चीज़ होती है बारकोडिंग जो है, ये इसी तरीके से होता है। तो साइंटिस्ट भी क्या करेंगे? उन बारकोडिंग को मैच करेंगे और बारकोडिंग को मैच करके उन्हें पता चल जाएगा कि ये जो अननोन सैंपल हमारे पास में आया है वो इस ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है।
समझ में आया? तो डीएनए बारकोडिंग इज कलेक्शन ऑफ द डीएनए, और ये जो कलेक्शन होता है ये भी वेरियस स्टेप्स का होता है, जहाँ पे ये लोग कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करके दे आर गोइंग टू कलेक्ट द अननोन सैंपल फर्स्ट। दिस अननोन सैंपल इज गोइंग टू बी मैच विद द नोन सैंपल्स एंड दिस सैंपल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, देन दे आर प्लेस्ड इन वन what we can say in barcoding lab। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक क्लियर हुआ? आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं है यहाँ तक के लिए। तो इतना क्या करोगे, आप पढ़ लोगे, यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑल दिस थिंग, एंड इफ यू आर watching this video till the end and you are liking this video, just give one like and share with your friends, also subscribe to the channel if you are new to this channel। तो अगर आप चैनल के नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में क्या है, टेलीग्राम लिंक दी हुई है, आप उस टेलीग्राम चैनल्स को भी क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो।